मित्रों, आप देख सुन रहे हैं रेडियो बूस्ट। देखने की बात इसलिए कि आप हमें YouTube पर भी देखेंगे और सुनने की बात इसलिए कि रेडियो तो सुनने के लिए ही होता है। आज हमारे इस कार्यक्रम में दो हमारे खास मेहमान हैं, डॉक्टर नलिनी भार्गव और शिवानी भार्गव। डॉक्टर नलिनी भार्गव और शिवानी भार्गव वैसे तो माँ बेटियां हैं, बड़ा ही शुभ और प्रिय संबंध है, लेकिन ये कामकाज में जो कुछ सोशल अपनी एक्टिविटीज कर रही हैं उसमें भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर नलिनी भार्गव डॉक्टरेट हैं और संस्कृत और हिंदी गीता जैसे विषय को लेकर आपने बड़ा काम किया है, और शिवानी MBA हैं। कई सारे जो हमारे प्रोफेशनल माध्यम हैं जिनमें टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और मेरे ख्याल से हम बात कर रहे थे, आप एक्सेंचर से भी जुड़ी रही, तो टेक्नोलॉजी और टूरिज्म, इन कई सारी चीज़ों का मेल जोल आप लोगों के साथ है। इससे बड़ी बात यह है कि आप एक NGO भी चला रहे हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं सोसाइटी के, स्लम्स में रहते हैं। आप उनके बच्चों के उत्थान के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से जो कुछ आपको आपकी ज़रूरतों के बाद इस NGO को जो डोनेशंस वगैरह जो भी कुछ मिलता है उसको साथ जोड़कर शिवानी एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए वो कुछ टूर प्रोग्राम्स भी चलाती हैं। और ये इस तरीके से एक मिला जुला एडवेंचर है जो अपने आप में एक नायाब है। और आज हमारा सौभाग्य है रेडियो बूस्ट का कि आज आप दोनों हमारे साथ हैं। मेरे साथ मुक्ता मिश्र हैं जो बहुत हमारे करीबी रहती हैं और हमारे रेडियो के बहुत सारे कार्यक्रम से जुड़ी हैं। आप भी NGO से जुड़ी हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, साहित्य से जुड़ी हैं। और मैं आपका होस्ट हूँ राजेश्वर वशिष्ठ। तो आपका स्वागत है डॉक्टर नलिनी भार्गव, शिवानी और मुक्ता जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा, शुरुआत हम यहाँ से करें कि आपने अपनी लाइफ को कैसे शुरू किया, किस तरीके से आपका जीवन शुरू हुआ और शुरुआत से लेकर ये जहां आज आप खड़ी हैं, ये यहाँ तक कैसे पहुंचा? थोड़ा सा संक्षेप में आप हमारे श्रोता दर्शक जो हैं उन्हें बताएं। जी, बहुत ही संक्षेप में आपको बताती हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे पिता एजुकेशनिस्ट थे, राजस्थान में प्रिंसिपल रहे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। मेरी माँ प्रभाकर करा हुआ था उन्होंने, और काफ़ी साहित्य से जुड़ी हुई थी, तो इसलिए साहित्य से उनसे मैंने साहित्य प्राप्त किया। और पिता से मैंने एजुकेशन की तरफ थोड़ा मुड़ी। उनका इच्छा थी कि मैं PhD करूं, और एक इच्छा ये भी थी कि मैं आगे वही काम करूं जो वो करते हैं, कि जितने भी हमारे यहाँ पर या तो सर्वेंट्स आते थे, हेल्पर्स आते थे, या जो भी उनको मिलता था कॉलेज में, जो फीस नहीं दे पाता था तो उसकी फीस अपने आप भरते थे और आगे पढ़ाते थे। और जो हमारे यहाँ पे हेल्पर्स हुआ करते थे उनको पढ़ाने के बाद में उनकी नौकरी लगवा के उनको भेज दिया करते थे। वो इस तरीके से करते थे। तो ये एक गुट्टी की तरह मेरे जीवन में उतरती चली गई। और जब मैं 30-35 साल की थी तब मैंने ये डिसाइड किया कि जब मैं 50 की हो जाऊंगी देन आई विल डू सम सोशल वर्क। और वही एक ये था कि मैं इसमें आई। तब मैंने यही करा कि सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया जाए, और भगवान ने मेरी इस इच्छा को पूरा किया। आपने कोई किसी तरह का जॉब या इस तरह की चीजें नहीं की? आपने अपना पूरा समय अपने परिवार को दिया? नहीं, मैं शुरू से मैं एक बिजनेस वुमन रही। इलाहाबाद से हम लोग हैं। इलाहाबाद से हम लोग 86 में यहाँ आए। तो सबसे पहले मैंने सेमी प्रेशियस और प्रेशियस जेम्स का स्टार्ट किया। फिर मैंने बच्चों के कपड़े बनवाए साथ में। तो ये दिल्ली के जो मेन स्टोर्स हैं, दीप सन्स हुआ, किड्स वेयर हुआ, इन सब में मैं दिया करती थी, सप्लाई किया करती थी। फिर उसके बाद साड़ियों पे आए। फिर साड़ियों का बिजनेस किया, जो ये इसमें
एम्पोरियम्स में 5 एम्पोरियम्स में मेरे साड़ियाँ सप्लाई होती थी और एक में मेरा काउंटर था। इस तरीके से बस उसके बाद 50 कब आ गया पता ही नहीं चला, फिर सब छोड़ दिया। शिवानी, अपने बारे में जरा कुछ बताओ कि आप इस तरह के माहौल में बड़ी हुई जहां मदर एक तरह का बिजनेस भी कर रही थी और एक बैकग्राउंड भी थी सोशल सर्विस की। इन सब के बीच में आपका विकास कैसे हुआ? आप कैसे इस माहौल में बड़ी हुई? बचपन से मतलब घर में तो जो मम्मा को शिक्षा उनकी मम्मा ने दी है, नानी साथ होती थी, तो नानी ने हमेशा एक चीज कही है कि जो भगवान ने तुम्हें दिया है वो तुम आगे बांटोगे तो वो चीज तुम्हारी दुगनी होगी। तो हो सकता है शायद उसी दुगनी के लालच में आगे वही संस्कार आए, या तो मेरे को लगता है जो सबसे अच्छी चीज मेरे माँ बाप ने मुझे दी है वो एजुकेशन दी है। भगवान ने मुझे माँ बाप दिए और माँ बाप ने मुझे एजुकेशन दी है। इसी को आगे बढ़ाएं और जिन लोगों को हम पैरों पे खड़ा कर सकें वही एक काम है। मुझे लगता है कि जितने भी लोग का हम भला कर सके उसमें वो सबसे बड़ी चीज है। पैसे तो बहुत लोग दे सकते हैं पर सही शिक्षा सही वक्त लोगों के पास निकालना वही एक मुझे लगता है कि सबसे अच्छी सेवा है। तो एजुकेशन के लेवल पर आपने, आप चूंकि एक्सेंचर से जुड़ी रही तो आपने अपना बीटेक किया होगा पहले? नहीं, मैंने बीकॉम किया है। अच्छा। मैं हमेशा सेल्स में रही हूँ। मैंने इंडिया की बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में काम किया है, मैंने आईटी कंपनीज में काम किया है और फिर अपना बिजनेस शुरू किया है। पर हाँ, साथ ही साथ मम्मी के साथ शाकुंतलम में काम इसको बढ़ाने के लिए एनजीओ शाकुंतलम एनजीओ है जहाँ बच्चों के साथ हम मिलके टाइम स्पेंड करते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या आगे कर सकते हैं। तो बच्चों से चल के आप बूढ़ों तक कैसे पहुंच गए? मेरे को ये लगता है मैं ट्रैवल बहुत की हूँ। मैंने अप्रोक्सीमेटली 37 to 38 कंट्रीज ट्रैवल की है और मैंने और मेरी बहन ने मिला के 50 से 55 कंट्रीज हमने पूरी अच्छे से ट्रैवल की है। हमें ये लगता है कि आजकल लोग के पास अपने माँ बाप के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। अब माँ बाप ने तो अपना पूरा जो यूथ है वो बच्चों को पढ़ाने में निकाल दिया। अब जब उनके पास समय है और उनके पास पैसे हैं, उनको ले जाने वाला कोई नहीं। तो हमने अपना ये जो प्लान किया, जो हमारी कंपनी है बकेट माई लिस्ट, वो उस तरीके से प्लान की है कि आपके पेरेंट्स हैं, आप आओ, आपको जैसे घूमना है हम वैसे प्लान करेंगे। हम जो घुमा रहे हैं, जैसे बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज में पैकेज लेके लोग चले जाते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बस में घूमते रहते हैं। जो नहीं देखना है वो भी देख रहे हैं, जहाँ टाइम स्पेंड करना है वहाँ पे गए, फोटो खींच कर आ गए। हमने आराम से जो आपको पसंद है हम कस्टमाइज ट्रिप बनाते हैं, कहाँ रहना चाहिए हम हर वही जगह भेजते हैं लोगों को जहाँ पे हम खुद होकर आए। हमारे खुद के टाई-अप्स ऐसे हैं जो यदि थोड़े बुजुर्ग हैं लोग, कई बार चलते चलते लगता नहीं है कि थक गए, व्हील चेयर पूरे समय साथ रहती है। जब मेडिकेशन प्रॉपर उन होटल्स के साथ टाई अप रहता है जहाँ पे इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर इमीडिएटली अवेलेबल हो जाए, तो जिससे कि आराम से इत्मीनान से लोग घूमे और मजा करें। बहुत बढ़िया शिवानी, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा वेंचर है और सचमुच लोगों को इस समय जरूरत है। खासतौर पे भारत में तो फिर भी लोग अपने माँ बाप को कभी कभी गंगा स्नान करा लाए, कुछ करा लाए, इस तरह की परंपराएं अभी जी लोग लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन जो भारतीय लोग विदेशों में बस रहे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इच्छाएं तो वही रहती हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी, उन्होंने तो गंगा को देखा सुना है। वे तो सिर्फ फोटोग्राफ में देख के काम चला लेंगे या कभी इंडिया आएंगे तो देख लेंगे। वो उनका फोकस सिर्फ रहता तो होता है ताजमहल देख लें, जयपुर चले जाएं, 2, 4, 5, 7 सिटीज तक, वो बस उसे ही इंडिया समझते हैं। लेकिन वे लोग जिनकी जड़ें भारत में रहती हैं उनके मन में तो ये सवाल होता है कि वो 4 धाम की यात्रा करें, वे वाराणसी जाएं, ये देखिए गंगा कहाँ किस तरह से होती है। तो अयोध्या भी आ गया, अब तो और सरकार ने बड़ी अच्छी कोशिश की है, एक ट्रेन, एक इस तरह की जर्नी
इट वाज टू एक्सपेंसिव। मुझे तकलीफ हुई जब मैंने उस प्रोग्राम को देखा कि सरकार अगर कोई ट्रेन चला रही है इतने दिन के लिए, उसमें लाख रुपये मांग रही है, वो भी तो एक सामान्य सीनियर सिटीजन के लिए वो एक अपने आप में बहुत अच्छा प्रपोजल नहीं था। बट एनीवे, आप लोग दूसरे तरीके से आप लोग अमीरों को ये सुविधा देंगे तो ठीक है, उनके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। मैं डॉक्टर नलिनी से ये जानना चाहती हूँ कि आपके एनजीओ में टीम मेंबर्स कितने हैं, किस तरह से आप एनजीओ चलाते हैं, क्या करते हैं, यानी क्या आपका प्रोसीजर? हमारे एनजीओ में तो देखिए हम करीब 15 लोग हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं, मेरी बेटी शिवानी, छोटी बेटी शिवानी, मेरे सन इन लॉ गौतम, उनके माता पिता सुधीर जी और रेखा जी, और मेरे हस्बैंड उमेश, हम लोग हैं। इनके साथ में हमारे कुछ और दोस्त हैं जो हमारे सुकृति सोशल एंड कल्चरल क्लब से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हमें इन लोगों का पूरा सहयोग मिलता है। डोनेशंस, ये लोग डोनेशंस देते हैं। हाँ, किस तरह होता है? क्या जैसे किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया कि इसके साल भर की शिक्षा हम करेंगे, इस तरीके से होता है। और किसी ने कह दिया कि भाई इसके जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का वो हम करेंगे। इस तरीके से मिलजुल कर, बांट कर हमारा ये काम चल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, बच्चे कौन से स्टैंडर्ड से आप लेना शुरू करते हैं? कहाँ तक के स्टैंडर्ड? नर्सरी से, बिल्कुल नर्सरी से 8th स्टैंडर्ड तक है? ना, फर्स्ट तक बस। मेरा केवल यूकेजी, नर्सरी और फर्स्ट तक। उसके बाद हम इन बच्चों को प्रमोट करते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। वहाँ पे इनकी टेस्ट होते हैं, उसके बेसिस पे इनको उसमें भेजा जाता है। जिन बच्चों की उम्र ज़्यादा होती है, जैसे जो बच्चे 7-8 साल के आए, वो मेरे पास में फर्स्ट तक पढ़ के गए, उनको हम वहाँ पे सेकंड में करते हैं। फिर उसके बाद उनको जंप करवाते हैं। फिर उनकी अप्रैल टू जुलाई पूरे वो जंप करते हैं, जो छोड़ना है क्लास उसकी पूरी शिक्षा होती है। और फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट क्लास में हम उनको भेजते हैं, और शाम की उनकी ट्यूशन्स होती हैं। स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनके लिए भी कुछ करते हैं? स्पेशल बच्चे उनको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत जी, वो अभी हम नहीं कर पाते, और अभी सोचा भी नहीं। एंड टैलेंटेड बच्चों के लिए आप क्या? और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको तो हम ये प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं, और जो थोड़े से पढ़ाई में कम होते हैं या उनका पढ़ने की इच्छा नहीं होती, उनको हम गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं। इसके अलावा मुक्ता जी, हम इनको स्किल पकड़ाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पाँव पे खड़ा होना जरूरी है। कौन से कोर्सेज हैं, किस तरह के हैं, क्या? शिवानी आप बताएं। ब्यूटिशियन वगैरह, ब्यूटिशियन जैसे लड़कियां हुई हैं, हाँ, 10th के एग्जाम के बाद 11th थोड़ा लाइट होता है, तो उनको थोड़ा 1 साल का प्रॉपर सर्टिफाइड ब्यूटिशियन कोर्स कराया। कुछ कुकिंग कराए, जैसे कुछ बच्चे हैं एटलीस्ट इवनिंग में किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकें, और वो घर में कुछ अपने, क्योंकि पैसे तो होते ही नहीं है जनरली, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो कुछ अपना खर्चा उठाए। फिर कुछ कंप्यूटर भी कर लेते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज उन बच्चों के लिए होते हैं जिनके माँ बाप जानते हैं कि हाँ ठीक है, कंप्यूटर कर लिया है, थोड़ा इधर उधर 2-2 घंटे का कहीं पे अकाउंट्स देख लेगा या कुछ देख लेगा, ये कोर्सेज कराते हैं। फिर कुछ फैक्ट्री के ऑनलाइन भी इनको मिलते हैं। फिर कुछ फैक्ट्रीज में भी बेसिक स्किल्स करा लेते हैं, ITM के जो कुछ कोर्सेज होते हैं, तो कुछ कंपनीज में वो कर लेते हैं। तो जो कोर्सेज है जिससे इमीडिएटली पैसा आ जाए कि अपनी कॉलेज की पढ़ाई अब वो खुद कर सके, तो वो वाले हम कोर्सेज कराते हैं। देखिए, सोसाइटी के जिस डाटा से वो लोग आते हैं, वहाँ सबसे बड़ी परेशानी होती है इकोनॉमी, पैसा नहीं होता उनके पास, और बच्चों में योग्यता होती है बहुत बार, बहुत अच्छी तरह की योग्यताएं होती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सपोर्ट दे दें, आप उनसे कोई कोर्स ज्वाइन करा दें, उस कोर्स की फीस भी आजकल कम नहीं होती है, बड़ा मामूली सा। मैं बड़ा हैरान हो गया, एक व्यक्ति मेरे कांटेक्ट में आया, वो वेल्डर था जी, और जहाँ वो काम करता था, पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली लोग काम सिखाते थे। मालिकों ने कहा नहीं, आप अपने बच्चे को या किसी को लाके यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि इन दिनों हैजार्डस
ये सिचुएशन हाँ, है, मान लीजिए जी। किसी को करंट लग गया, कहीं कोई चोट लग गई, कुछ हो गया, तो कोई मालिक अभी ये सुविधा नहीं देता कि पहले लोग अपने बेटों को, बच्चों को लाके सिखा देते थे। तो अब होने ये लगा है कि वो सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है मार्केट में। जी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, एक वेल्डर का अगर कोर्स करना है तो उसके लिए भी 25,000 रुपए चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और 3 महीने में वो बताएगा किस तरीके से एंगल आयरन को काटना है, कैसे पकड़ना है, किस तरह से टूल्स यूज करने हैं, किस तरीके से वेल्डिंग का काम होगा। तो अब सवाल ये है कि उसके लिए वो 25,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। तो यही कोर्सेज अगर हम कोई एनजीओ या कोई इस तरह की संस्था स्पॉन्सर कर देती है तो उनके लिए आसान हो जाता है, और करियर के बाद वो बच्चा तुरंत उस कोर्स के बाद आके काम कर सकता है। तब जहां उसके पिता काम कर रहे हैं, वो कंपनी उसे काम दे देगी कि आप आके काम करना शुरू कर सकते हैं। तो एक बड़ा चेंज आया है पिछले 20-25 वर्षों में। काम करने के तरीके बने हैं, लोग प्रोफेशनली काम को सीखने लगे हैं, वेल डिफाइंड वेज हो गई है काम को करने। तो ये बड़ा अंतर है। वैसे आईटीआई के थ्रू भी होता है, ये मारुति की आईटीआई की बात कर रही हूँ मैं। ये लोग 3 महीने का अपना कोर्स करवाते हैं, उसके बाद चौथे महीने से ये अपने उसमें ट्रेनिंग पे रखते हैं, डेंटिंग, पेंटिंग। एक जमाने में आईटीआई होती थी, लेकिन इस समय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इतने ज्यादा आ गए हैं और सरकार ने अनफॉर्चुनेटली ध्यान देना बंद कर दिया, बहुत ज्यादा। इसलिए ये मुश्किलें पैदा हुई हैं। और जो प्राइवेट लोग हैं वो तो बेसिकली पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, और उन आपके साथ जैसे आपका एनजीओ है, आप उन प्राइवेट लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जी। आप सोसाइटी के उस स्टेटा से बिलोंग करते हैं जहाँ थोड़ा बहुत आपकी से है, आप कह सकते हैं कैसा करिए, तो ये लाभ उनको मिल जाता है। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा काम आप कर रही हैं, दोनों माँ बेटी मिलके। चलिए मैं इस सारी चर्चा को एक दूसरे एंगल पे लेके जाता हूँ। मेरी जानकारी में ये है कि आप साहित्य से जी, आप कुछ लिखती भी हैं, तो अपने उस बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा सा। जी, मैंने अभी तक 5 किताबें लिखी हैं, और बस माँ का थोड़ा सा असर था, तो ऐसे ही लिखना बचपन से शुरू किया, फिर पराग वगैरह में छपने लगी स्टोरीज। और कविता मैंने अभी कुछ दिनों से, कविता मैं शादी के पहले लिखी थी, फिर अभी मैंने ये गोष्ठियों में जाना शुरू किया है अभी करीब 5-6 साल से। तो बस ऐसे ही है, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। ऐसा कुछ साझा करना चाहेंगी दीदी, तो आप कुछ पंक्तियां साझा करें। अब मुझे तो ऐसे तो याद नहीं है। ये परेशानी जो लोग मंचीय होते हैं, जिनकी कविता में लय होती है, जी, लय के साथ चीजें याद हो जाती हैं। हाँ। एक बड़ी मजेदार बात मैं आपसे शेयर करूं। आमतौर पे आप देखेंगे कि संस्कृत के श्लोकों में लय नहीं मिलती, लेकिन एक शाब्दिक लय निहित होती है, और इसीलिए वो हमारी शुद्ध परंपरा से आए हैं। उस जमाने में तो स्क्रिप्ट तक नहीं थी, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन बोलचाल की भाषा डेवलप हो गई थी। तो एक श्लोक गुरु अपने शिष्य को सुनाता था, शिष्य उसे याद कर लेता था, वो अपने शिष्य को देता था, और कालांतर में चीजें आगे बढ़ती थी। तो वहाँ एक रिदम था, एक सेटअप था, उसके बाद छंदों का विधान बना। तो जो छंद विधान से जुड़ा हुआ काव्य है, उसे याद रखना चाहिए। लेकिन जो लोग अतुकांत लिखते हैं, मैं खुद उस कैटेगरी में फॉल करता हूँ, मुझसे कभी पूछा जाए तो सुनाओ, मैं कुछ नहीं पॉसिबल नहीं। नहीं, इसके लिए अलग से प्रोग्राम सेट करेंगे सर, काफी मुश्किल है। मैं इस बात को समझता हूँ। शिवानी, मुझे लगता है तुमसे कुछ और हमें जानना चाहिए कि इस प्लानिंग में जो सीनियर सिटीजन्स के लिए आप प्लान कर रहे हैं, भविष्य के लिए आपके क्या प्लान्स? हम जितनी कंट्रीज कवर कर सकें, मतलब हम चाहेंगे कि हमारे लोग यहाँ पे, जिन लोगों ने समय निकाल दिया काम करने में, अब जब फुर्सत आई है, वो जितने से जितनी कंट्रीज कवर कर सकें। सो हमारा वो सब टाई अप उन कंट्रीज के साथ है, कैसे करना है, क्या करना है। चलिए मैं और स्पेसिफिक होता हूँ, ये बात उलझ रही है। हाँ। वो ये है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, वो शुरुआत करना चाहते हैं किसी भी देश से, हाँ। तो आप भारत से पहले उन्हें कौन से देश में ले जाना पसंद करेंगी जहां जाके उन्हें भी अच्छा लगेगा? मैं भारत कर लिया जिनने, मैं उनको कंबोडिया ले जाना पसंद करूंगी, या उनको बाली ले जाना पसंद करूंगी, क्योंकि वहां पे वो आपकी प्राचीन हिंदू सभ्यता, अंकोर वाट से लेकर हाँ, और सारी चीजें देखने को। पर हाँ, यदि कोई मतलब जिसको रुचि है इस चीज में, यदि किसी को रुचि नहीं है, किसी को सच में यूरोपियन कल्चर देखना ही है, तो यूरोप में देखिए फिर इजिप्ट है, अलग नहीं हाँ। होता है।
लाइक अगर किसी को स्विट्जरलैंड ही जाना है तो वो तो भले मतलब बुढ़ापे में जाए हाँ। या हनीमून पे जाए, कोई खास हाँ, फर्क नहीं मतलब पड़ता। वो एक कैटेगरी डिफरेंट है। मैं बात स्विट्जरलैंड की नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ इटली की, मैं बात कर रही हूँ रोम, ग्रीस इटली, की, ग्रीस, क्योंकि यहाँ पे भी हिस्ट्री है, यहाँ पे भी कल्चर है। एक जगह है जो बहुत ज्यादा लोग नहीं जाते, वो है इजिप्ट। वहां जाए, वहां जाके मतलब वो बहुत ही अलग है। देखिए मैं एक बात बताऊं, लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं भी हैं, परेशानियां भी हैं। जैसे आप अगर बात करें टर्की की, इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, यानी हाँ। बहुत सारे एरियाज तो ऐसे हैं जो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन रिजर्वेशंस कहाँ आते हैं? इजिप्ट को लेकर, टर्की को लेकर, वो यही कि लोगों के मन में एक फीलिंग रहती है इस्लामिक कंट्रीज में, और वहाँ पे खाना पीना रहना प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए लोग उन ट्रिप्स के बारे में प्लान नहीं कर पाते, इसलिए ये दिक्कतें आती हैं। तो आप किस तरीके से टैकल करती हैं? मेरे ख्याल से ये डिफिकल्ट कंट्रीज हैं हम लेके जाने के हिसाब से। इजी में श्रीलंका है, जैसे इस समय श्रीलंका ने बहुत काम किया है टूरिज्म में। उन्होंने उन सारी जगहों को बहुत सुंदर बनाया है, जहाँ जहाँ सीता रही, जहाँ राम गए, बहुत सारे टेम्पल्स क्रिएट किए हैं, उन हिस्टोरिकल चीजों को रिक्रिएट किया है। और रिक्रिएट कैसे किया है? उनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है। लाइक दुबई में जब ये लगा कि पेट्रोल नहीं है, लोगों को कैसे बुलाया जाए, कैसे सरवाइव किया जाए, तो टूरिज्म पर फोकस किया। तो सिमिलरली श्रीलंका में भी हो रहा है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इस तरह के प्रोग्राम्स आप बना रही होंगी और लोग जा रहे होंगे, कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? अब टूरिज्म 2 साल बाद शुरू हुआ हाँ, है, 2 साल से तो जहाँ जहाँ जिस कंट्री से मिल रहा है, जहाँ आराम से लोग पहुंच सकते हैं, तो श्रीलंका लोग अभी जा रहे हैं, हमारे कुछ ट्रिप्स जा रहे हैं। तो हम हमेशा श्रीलंका और तमिलनाडु साथ में प्लान करते हैं नेचुरली, वो तो देखिए ना कि मदुरई, रामेश्वरम, आप श्रीलंका। आप उस सारे बात को आप रामायण से जोड़ सकते हैं, रामचरितमानस से जोड़ सकते हैं। रामायण नहीं पढ़ी किसी ने, रामचरितमानस तो तुलसी नगर तक पहुंचा है। तो आप राम का पाथ, राम की जो यात्रा है, उसे आप ले जा सकते हैं। दंडकारण्य से होके जब वो आगे बढ़ते हैं तो रामेश्वरम पहुंचते हैं, और रामेश्वरम में जाके वो स्टे करते हैं। वहां रुक के वो समुद्र से कहते हैं मुझे रास्ता दो। उसके बाद एडम्स ब्रिज या जो मंकी ब्रिज से आप कह लेते हैं, जो हमारा हनुमान सेतु है, उसका निर्माण होता है और लंका पहुंचते हैं। उसके बाद तो फिर लंका के बाहर जाके वो रहते हैं और वहां से पूरी लंका पे नजर रखते हैं। लंका बहुत छोटा है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स मैं समझता हूँ हमारे सीनियर सिटीजन्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और कोई नई प्लानिंग आप दोनों माँ बेटी इन दिनों कोई साजिश रच रही हो लोगों की भलाई के लिए, तो उसके बारे में भी चाहें तो बता दें। नहीं, ऐसा अभी तो कुछ नहीं है। कोरोना ने बेसिकली होता बहुत कुछ है, लेकिन ये 2 साल जो कोरोना ने हम सबके बर्बाद कर दिए हैं, मेन चीज यही है। हाँ, इससे रुकावट है। और अभी भी कई बार डर लगता है, अभी भी ठीक से नहीं मालूम है कि कब क्या हो जाएगा। अभी भी अखबारों में पढ़ने को मिलता है, हो सकता है जून जुलाई में फर्दर कोई और अटैक हो, तो मुश्किलें हो जाती हैं। फिर भी मैं समझता हूँ, चलिए टूरिज्म अपनी शेप लेगा, लेकिन जो आप एनजीओ का काम कर रही हैं, उनकी जरूरतें इस महामारी ने और बढ़ा दी। गरीबी और आई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में शाकुंतलम का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोरोना टाइम पे हमारे, आप समझिए 15 से 20 परिवार अपने अपने गांव चले गए, क्योंकि उनके पास वहाँ उनके अपने घर होते हैं, छोटी मोटी जमीन होती है, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो वो उनके साथ कम से कम अपना परिवार का, अपने घर का वो बचा लेते हैं, किराया बचा लेते हैं, खाने पीने का जो पैसा लगता है वो बचा लेते हैं। तो वो वहाँ अपने गांव में चले गए। कुछ गया चले गए, कुछ वेस्ट बंगाल चले गए, कुछ राजस्थान चले गए। तो गया के बच्चों का तो अभी भी हम लोग कर ही रहे हैं, वहीं की वहीं हमने एडमिशन करवा दिया। वेस्ट बंगाल के बच्चों का भी करवा दिया। और कोरोना काल में जो यहाँ रहे थे, उनके यहाँ पे आप जो कह रहे हैं वो वाकई बहुत ही तकलीफदायक समय था कि जब उनके यहाँ खाने के लिए बिल्कुल नहीं था। तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये कर दिया था शाकुंतलम की तरफ से, जो हमारे सेक्टर में जो इधर थे 20-21-22 सेक्टर में और आसपास गांव जो हैं वहाँ के काटरपुरी और चौमा और इधर इसमें, तो वहाँ के लोगों को एक शॉप हमारी है,
हमारी नहीं यानी जिनकी है उनसे हमने टाई अप कर लिया था कि ये जब हम बताएंगे ये बंदा आएगा, इसको इतना राशन आपको दे देना। तो ये इस तरीके से शकुंतलम ने और सुकृति सोशल एंड कल्चरल क्लब के लोगों ने मिलकर इसको पूरा करा। देखिए हम अकेले तो कर नहीं सकते इतने लोगों के लिए, तो हमें सहायता तो लेनी ही पड़ेगी। और भगवान की पूरी कृपा है कि कभी किसी ने ना नहीं कहा सहायता के लिए। तो उस शॉप से उन लोगों के घर पे खाना पहुंचा गया, यानी राशन सूखा जाता था और वो उससे अपना बनाते थे, खाते थे। और इस तरह की काम तो कहीं था ही नहीं। पूरा साल भर ही आपने देखा था कि क्या तकलीफदायक था। कोई सवाल मुक्ता अगर आपके मन में और है तो आप सर पूछ सकते मैं ये हैं। जानना चाहती हूँ कितने बच्चे हैं आपके एनजीओ में? किस तरह? मेरे एनजीओ में टोटल 150 प्लस बच्चे हैं, 2 स्कूल चल रहे हैं। ओके शकुंतलम मेरी माँ के नाम से है ओके और रामेश्वरम मैंने संस्कार और संस्कृति के नाम से फेसबुक पेज बनाया हुआ है। ऐसे है। तो ये शकुंतलम में हमारे 150 बच्चे हैं और हर स्कूल में रेगुलर बच्चे 40 प्लस आते हैं। ओके बस। एंड इसकी ब्रांचेस कितनी हैं? ब्रांचेस भी हैं नहीं, या मेन branches- ब्रांच एक नहीं, main केवल है? 2 स्कूल हैं हमारे ओके गुड़गांव में। ओके गुड़गांव में। हाँ जी। और इनको यहाँ पे पढ़ाई करवाते हैं और मेन अट्रैक्शन जो बच्चों के आने का होता है वो होता है कि जब छुट्टी होती है तो उनको खाना मिलता है। ओके ग्रेट, तो बहुत ही सुंदर। चलिए बहुत अच्छा रहा डॉक्टर भार्गव आज आपसे मिलना, आपकी बेटी शिवानी से मिलना। शिवानी के आपका काम तो स्टैंडर्ड है, उसमें तो दिन रात सुबह शाम कुछ होता ही नहीं है। इस देश में इतनी गरीबी है कि आप कई बार जन्म लेके भी एनजीओ चलाती रहेंगी, जी, तब भी आपके लिए बहुत काम है। लेकिन आपका जो वेंचर है उसमें एडवेंचर भी है हाँ और मैं समझता हूँ इस एडवेंचर का आप भविष्य में बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगी और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे साथ बहुत हैं। सारी शुभकामनाएं और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। समाज के उद्धार के लिए आप आपका अपना भी सुंदर लक्ष्य आभार मुक्ता, आपने लेके चल रहे भी हैं। इस बातचीत में हिस्सा लेके इस बातचीत को आगे बढ़ाया। रेडियो बूस्ट की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। भविष्य में आप आगे बढ़ें। शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।